हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 5 के एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम जैसा कि आपको पता है सरफेस केमिस्ट्री है। इसकी पिछली वीडियो में हमने वहाँ पर कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में जाना था, जिसमें हमने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस कैटलिस्ट के बारे में जाना था और एड्जॉर्प्शन थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सॉलिड कैटलिस्ट की। किस तरीके से जो है ये कैटलिस्ट जो है वर्क करते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने और घटाने में, और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सॉलिड कैटलिस्ट की। तो ये जो कैटलिस्ट हैं, जैसा कि आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं बिना जो है खुद में चेंज हुए। तो जो कैटलिस्ट हैं इनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि किस हद तक जो है केमिज़ॉर्प्शन इनमें होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो इसमें फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, इसमें जो एड्जॉर्प्शन होगा वो आपका होगा केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो जितना मतलब अच्छे से जो है केमिज़ॉर्प्शन होगा उतना ही अच्छा जो है हमारा कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिपेंड करेगी आपकी किस पे, केमिज़ॉर्प्शन की क्वांटिटी पर। इसके अलावा साथ ही साथ क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एड्जॉर्प्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्गली होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी एड्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा था पहले, ये जो कैटलिस्ट थे तो पहले रिएक्टेंट क्या होते थे, कैटलिस्ट की सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाते थे, और कैटलिस्ट की सरफेस पर जब ये रिएक्शन होती थी तब कोई प्रोडक्ट बनता था। अब अगर ये ज़्यादा मजबूती के साथ कैटलिस्ट से चिपक जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे, तब जो है ये परफेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे और कैटलिस्ट इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो एड्जॉर्ब स्ट्रांगली होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो जाना चाहिए कि जो है रिएक्टेंट को फिर उसमें से डिज़ॉल्व होने में दिक्कत हो। तो इसमें जो है कुछ आपकी सॉलिड कैटलिस्ट हैं जिनको एक्टिविटी के बेस पर अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल से समझें, तो जो आपकी ग्रुप 5 से लेकर ग्रुप 11 के मेटल हैं, इनमें जो है कैटलिस्टिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें कि बात की जाए ग्रुप 7 से लेकर ग्रुप 9 तक के एलिमेंट आपके जो है अच्छे कैटलिस्ट प्रूफ होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें हमने बात की इस टॉपिक में सॉलिड कैटलिस्ट के बारे में, किस तरीके से कैटलिस्ट एड्जॉर्ब होते हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एड्जॉर्प्शन पर डिपेंड होंगे, जितना अच्छे से एड्जॉर्प्शन होगा कैटलिस्ट की सरफेस पर उतनी ही अच्छे से रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। लेकिन इतना ज़्यादा भी एड्जॉर्प्शन नहीं हो जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा भी एड्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाएगा तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करने में दिक्कत आएगी कैटलिस्ट को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव कैटलिस्ट आपके माने जाते हैं ग्रुप 7 से लेकर ग्रुप 9 एलिमेंट के बीच वाले। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके सॉलिड कैटलिस्ट हैं वो किस तरीके से जो है रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से जो है एक्टिविटी शो करते हैं, रिएक्टिविटी को जो है शो करते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर देखेंगे सिलेक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड कैटलिस्ट या बाकी कैटलिस्ट को हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे।
एक्टिविटी आपको पता चल गया, ग्रुप 7 से लेकर ग्रुप 9 के एलिमेंट हाईली एक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। अब सिलेक्टिविटी की बात करें। सिलेक्टिविटी का मतलब है, जैसा कि आपने वहाँ पर देखा था, जो आपका जो है केमीज ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर गैसेस को अपने साथ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, यानी कि वीआईपी ट्रीटमेंट देता है कुछ गैसेस को। अगर आपने पिछली वीडियो पढ़ी होंगी तो जब मैंने केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिज़िकल एड्जॉर्प्शन का जो एग्ज़ाम्पल बताया था, उनके बीच में जब डिफरेंस बताया था, तब मैंने बताया था कि ये जो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन है ये सबके साथ जो है समान व्यवहार करता है, सबको लाइन से जो है ट्रीटमेंट देता है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देता है किसी गैसेस को एड्जॉर्ब होने के लिए। जबकि केमिज ऑप्शन जो है वो पर्टिकुलर गैसेस को या पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। तो ये जो आपके कैटलिस्ट होंगे, क्योंकि ये सारे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारे केमिज ऑप्शन शो करेंगे। और केमिज ऑप्शन अगर ये शो करेंगे तो ये जो है स्पेसिफिक होंगे, यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा प्रमोट करेंगे, किसी विशेष प्रोडक्ट को वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। इसी की वजह से तो जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल पाएगा, जो हम प्रोडक्ट चाहते हैं। जैसे कोई भी अगर रिएक्शन है, हमें जो है कोई भी दो रिएक्टेंट से कई सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, कोई भी अगर आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। डिपेंड आपका करता है कौन सा कैटलिस्ट हमने वहाँ पर यूज़ किया है। कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है कई बार कि एक ही जैसे रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं, जिसमें हमने CO और H2 का एग्ज़ाम्पल लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। जब हम ये दो रिएक्टेंट जब हम लोग लेते हैं, इस केस में क्या होगा गाइस, अगर हम लोग अलग अलग कैटलिस्ट लेंगे तो हमें जो है कभी मीथेनॉल मिलेगा, किसी दूसरे केस में हमें मीथेनॉल मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके कैटलिस्ट पर। तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट आपके काफ़ी सेलेक्टिव होते हैं, किसी एक टाइप के प्रोडक्ट को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बल्कि दूसरे प्रोडक्ट को रोकने का काम करते हैं। यानी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जब हमें चाहिए होता है, तब हम लोग अलग अलग कैटलिस्ट का यूज़ करके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट सेम रिएक्टेंट से बना सकते हैं। तो सिलेक्टिविटी आपको पता चल गया है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिलेक्टिवली। यानी कि अब अगर हमें कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो हमें अपना जो है यहाँ पर कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट चेंज करके हम लोग सेम रिएक्टेंट से कोई दूसरा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये जो कैटलिस्ट हैं वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं, यानी वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, जैसा कि आपने केमिज ऑप्शन में पढ़ा था। एज ए रिजल्ट ऑफ सब्सटेंस विच एक्ट एज ए कैटलिस्ट in one reaction may fail to catalyze another reactions। हो सकता है कि एक कैटलिस्ट जो है किसी रिएक्शन में अच्छा वर्क करे और वही दूसरी रिएक्शन में सेम कैटलिस्ट आपका अच्छे से वर्क ना कर पाए, क्योंकि ये आपके जो है हाईली सिलेक्टिव होते हैं, पर्टिकुलर रिएक्टेंट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट देने का काम करते हैं। यानी कि रिएक्टेंट अगर बदल जाएंगे तो वही कैटलिस्ट आपका अलग प्रोडक्ट भी दे सकता है। आई होप आपको यहाँ पर कैटलिस्ट की ये दोनों प्रॉपर्टी, जिसमें हमने एक्टिविटी के बारे में बात की और सेलेक्टिविटी, तो ये आपकी जो है सॉलिड कैटलिस्ट की दो प्रॉपर्टीज़ थी। तो
स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे शेप सेलेक्टिविटी की। यानी कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं, जैसे अभी हमने सेलेक्टिविटी की बात की, तो कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि आपके शेप सेलेक्टिव होते हैं। शेप सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि ये जो आपकी कैटालिटिक रिएक्शन है, यानी जो कैटालिस्ट की वाली जो रिएक्शंस हैं, ये आपकी डिपेंड होती हैं पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट। ये जो आपकी कैटालिटिक रिएक्शन है वो डिपेंड करती हैं जो कैटालिस्ट हैं उनके जो पोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि उनमें जो होल्स होते हैं सरफेस पर, उन पर डिपेंड करता है कि कैटालिस्ट हमारा कितना अच्छे से वर्क करेगा। इसके अलावा डिपेंड करते हैं ये साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी यानी जो रिएक्शन है कैटालिटिक रिएक्शन, ये आपकी डिपेंड दो चीज़ों पर करती है। एक तो करती है कैटालिस्ट की शेप पर, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, पोरस होगा, यानी कि अगर उनमें बीच में जो है सरफेस पर होल्स होंगे तब जो है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा किसी दूसरे प्रोडक्ट को अपने ऊपर। अगर उसमें स्पेस होगी तभी तो जाकर कोई दूसरा जो है प्रोडक्ट उसमें एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो वहीं अगर दूसरी बात करें कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, और ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, एक तो ये जो है स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कैटालिस्ट के कि उसमें कितने पोल्स हैं। इसके अलावा या वैकेंट स्पेस कितनी है। इसके अलावा डिपेंड करता है ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पर। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। और इस तरीके की जो रिएक्शन जो डिपेंड करती हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइज पर, उनको हम लोग बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट के, जिसमें आपके आते हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स की अगर हम लोग बात करें, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो जियोलाइट्स जो है बहुत ही अच्छे शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें बीच में क्या होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा होगा कि पोल्स होते हैं, होल्स आपको दिखाई देंगे मधुमक्खी के छत्ते में, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होगा कि जितने ज़्यादा पोल्स होंगे तो कोई दूसरा सब्सटेंस इन पोल्स में आसानी से जो है एब्जॉर्ब हो पाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा शेप सेलेक्टिविटी के बारे में, और शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स आपके एग्जाम्पल हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट के। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जियोलाइट्स क्या होते हैं। तो जियोलाइट्स के बारे में मैं आपको बता दूं सिंपली। तो जियोलाइट्स जो होते हैं आपके, दे आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनियम सिलिकेट्स with 3D network of silicate in which some silicon atom are replaced by aluminium atom। यानी ये क्या है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स कहलाते हैं, यानी एल्यूमिनियम और सिलिकेट से मिलकर बनते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो जो सिलिकन्स के कुछ एटम को जो है एल्यूमिनियम के एटम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये डिपेंड करती है आपकी शेप और साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके अलावा जियोलाइट्स यानी कि जो आपके कैटालिस्ट हैं, उनकी जो है पोरस यानी पोर्स स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, और उनके ऊपर जो कैविटी होती है, कैविटी यानी कि वैकेंट स्पेस। तो जैसा कि आपने देखा जियोलाइट का स्ट्रक्चर एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह था, जिसमें आपको यहाँ पर कैविटी देखने को मिल जाएगी, इनके बीच में आपको जो है गड्ढे दिखाई देंगे।
इसके अलावा जियोलाइट्स की प्रेजेंस की बात की जाए तो ये जो है आपके नेचुरली भी पाए जाते हैं और इनको हम लोग रिएक्शंस के द्वारा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स। इनका यूज़ जो है स्टूडेंट्स बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात कर लेते हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। एंजाइम कैटालिसिस के बारे में अब हम बात करेंगे। यहाँ पर एंजाइम कैटालिस्ट जो होते हैं वो आपके जैसे हमारी बॉडी में कई तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने, प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। तो कैटालिसिस की बात की जाए, एंजाइम कैटालिसिस की बात की जाए तो ये काफ़ी हाईली एफिशिएंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। जैसा कि हमने बताया कैटालिस्ट जो है स्पेसिफिसिटी शो करते हैं केमिसॉर्प्शन की तरह, यानी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। अगर रिएक्टेंट अलग है तो वो कुछ और प्रोडक्ट को बनाएंगे और रिएक्टेंट आपका दूसरा है तो आपको दूसरा प्रोडक्ट वहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर पर काफ़ी अच्छे जो हैं रिएक्टिव होते हैं, काफ़ी अच्छे से रिएक्शन करते हैं। नॉर्मल पीएच पर भी अच्छे से जो है एक्टिव यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे जैसे जो है इनमें एक्टिवेटर्स वगैरह अगर यहाँ पर प्रेजेंस है और को एंजाइम्स यानी जिसमें हमने प्रोमोटर और पॉइजन्स की बात की, तो अगर प्रोमोटर्स इनके साथ और जुड़ जाते हैं तो इनकी जो है रिएक्शन की जो टेंडेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इनकी रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इनके ऊपर जो है इनहिबिटर्स यानी कि जिसमें हमने प्रोमोटर्स और पॉइजन्स की बात की, उनकी वजह से भी जो है इनकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं ये एंजाइम कैटालिसिस किस तरीके से वर्क करते हैं। ये एंजाइम कैटालिस्ट, उसके मैकेनिज़्म को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिज़्म की बात की जाए एंजाइम कैटालिसिस की तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम्स। जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी जो है पोरस होती है कैटालिस्ट की। बीच में आपको कैविटी यानी कि वैकेंट स्पेस यहाँ पर दिखाई देगी। इन कैविटीज़ की वजह से क्या होता है, ये कैविटी अलग अलग तरीके की यानी कि ये जो होल्स हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके के ग्रुप अटैच हो सकते हैं, जिसमें आपका NH2, COOH, OH ये सारे जो है ग्रुप इनमें अटैच हो सकते हैं। यानी कि आप होल्स अगर मान लीजिए किसी सरफेस पर तो सारे होल ऐसे एक जैसे तो नहीं होते, कुछ होता है स्फेरिकल, कुछ रेक्टेंगुलर आपकी स्पेस कैविटी हो सकती है, कुछ आपकी ट्रायंगुलर हो सकती है, प्रिज्म स्ट्रक्चर हो सकता है कैविटीज़ का। तो अलग अलग तरीके की शेप होगी तो वहाँ पर जो है अलग अलग तरीके के जो है ग्रुप अटैच हो सकते हैं। यानी कि इन सारे ग्रुप की भी शेप अलग अलग होगी। NH2 का जो है स्ट्रक्चर अलग है, COOH का स्ट्रक्चर अलग है। तो जैसी कैविटी होगी वैसे ही ग्रुप जो है इनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो यही जो है आपकी जो कैविटी है यही आपकी जो है रिएक्शन का सेंटर होती है, जहाँ पर आकर आपके रिएक्टेंट जो है एड्जॉर्ब हो जाते हैं इन वैकेंट स्पेस में, कैविटीज़ के ऊपर बिल्कुल उस तरीके से अटैच हो जाते हैं जैसे ताले के साथ एक चाबी जुड़ जाती है। चाहे तो आप इस फिगर में इसको देख सकते हैं, नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाता हूँ, इससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपकी
एंजाइम कैटलिस्ट हैं। इनके ऊपर जो है आप देखेंगे किस तरीके से जो है आपके रिएक्टेंट एकदम जिस तरीके से ताले से चाबी जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से यही आपका जो है मैकेनिज़्म कहलाता है एंजाइम कैटलिस्ट का। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम कैटलिस्ट 2 स्टेप में वर्क करते हैं। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, एंजाइम टू सबस्ट्रेट। पहले एंजाइम से क्या जुड़ जाते हैं, रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट यानी एंजाइम और आपका रिएक्टेंट जुड़ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर इस सबस्ट्रेट में से एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। एक बार मैं फिर उस फिगर को दिखा देता हूँ जहाँ पर आपको ये दोनों स्टेप समझ में आ जाएंगे। तो वो फिगर ये रहा स्टूडेंट्स, वो फिगर। तो आप देखें पहले क्या होता है, आपका ये एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट बना लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यानी कि ये जो आपका एड्जॉर्प्शन है पहले रिएक्टेंट का एंजाइम के ऊपर हो जाता है। फिर क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, वो केवल दूर से जो है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद रिएक्शन से सेपरेट हो जाता है। तो वही यहाँ पर होगा, आप देखेंगे कि बाद में ये एंजाइम अलग हो जाता है और ये प्रोडक्ट आपका अलग हो जाता है। तो कैटलिस्ट के बारे में आपको पहले ही बताया, ये केवल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा और घटा देते हैं, बाकी रिएक्शन में ये पार्ट नहीं लेते, केवल दूर से जो है रिएक्शन कराकर अलग हो जाते हैं। इसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई जो है लड़ाई कराकर उसके बाद दूर हो जाए। आई होप आपको ये जो प्रोसेस समझ में आ गई होगी एंजाइम कैटालिसिस की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलॉइड के बारे में बात करेंगे और भी जो इसके टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।